अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई मैच खेले हैं। 8 मार्च को पाकिस्तान यहां से ट्रैवल कर जाएगी बांग्लादेश के लिए और उसका पाकिस्तान ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, ओडीआई सीरीज़ के लिए। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस स्क्वाड को जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई का, इस स्क्वाड में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। नो बाबर, नो फ़खर जमान, नो साइम अयूब, नो हसन नवाज, मतलब बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो मिसिंग हैं और बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो क्यों आ गए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, यंगस्टर है, आई एम नॉट अगेंस्ट यंगस्टर्स, बट क्यों आ गए वो अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में, एक ये भी सवाल है। तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के ओडीआई के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, इन पे भी हम बात करेंगे। जो इनकी वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस रही है पिछले जितने भी गुजरे हैं, और लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बेहुदा वर्ल्ड कप था उनका। फिर आ जाते हैं अब्दुल समद। अच्छा, मुझे एक चीज़ पाकिस्तान की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान किसी एक को इन करता है तो उसकी कोई वजह नहीं होती, और जब वो उसका उनसे वजह पूछो तो वो उसकी वजह बोलते हैं तैयारी, प्रिपरेशन, फलां ढिमका। बट जब वो लम्हा आता है जहाँ तैयारी को आपने अब अपनी शो करना होता है, वहाँ पर पाकिस्तान इन लोग को ड्रॉप कर देता है। वहाँ पर आपके वही वापसी पुराने प्लेयर्स खेल रहे होते हैं इसमें। अब्दुल समद, अब अब्दुल समद के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आपके पास हसन नवाज है, इरफान खान नियाजी है। पहले इनके नंबर बनते थे क्योंकि आप इनको एक टाइम से अपने साथ कैरी कर रहे थे। अब्दुल समद को आप बाद में लेकर आए। अब्दुल समद अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है, बट मेरा ये सिर्फ मकसद है कि अभी जिस का पहले नंबर बनता है वो पहले खेले। ऐसा नहीं कि भाई मैं खेल रहा हूँ, मैं बाहर हुआ तो मेरी जगह पीछे कोई और आ गया, फिर उसके पीछे कोई और आ गया। अगर मैं आप लोग को एक हकीकतन बात बताऊं तो पहला नंबर हसन नवाज या तो इरफान खान नियाजी का बनता था इस स्क्वाड में। और आप वर्ल्ड कप की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के माइंड में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अब इन्हीं लड़कों को खिलाना है, क्योंकि आपके इस साल ओडीआई मैचेस जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है 9, 8, 9, 10 मैचेस हैं। इसके करीब करीब आपकी ओडीआई क्रिकेट बहुत कम है। और 2027 में, अगले साल आपका वर्ल्ड कप है, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप। फिर अब्दुल समद आ जाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डिसेंट प्लेयर हैं। अबरार अहमद, ये बनते भी थे। आप बांग्लादेश जा रहे हैं वहाँ खेलने, तो वहाँ पर स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, और अबरार अहमद को रखना इनका एक अच्छा डिसीजन है। वो अलग बात है कि अबरार अहमद जिस दिन बड़ा मैच आता है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया हो सामने, तो वहाँ ये लैग कर जाते हैं। अबरार अहमद, इनकी बॉलिंग लैग कर जाती है। बट अबरार अहमद का डिसीजन सही है। जिस जगह आप खेलने जा रहे हो वहाँ पर स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे स्पिनर्स के लिए एक काइंड ऑफ बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं, वहाँ स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलता है। ज़्यादातर आपको स्पिनर्स ही नज़र आएंगे बांग्लादेश में भी। फिर इन्होंने फ़हीम अशरफ को डाला है। फ़हीम अशरफ आपको कहीं ना कहीं एक आधा 2 ओवर, एक आधा 2, 3, 4, 5 ओवर आपको बांग्लादेश में करते नज़र आएंगे लाजमी। क्योंकि फ़हीम अशरफ अच्छा बॉल भी कर लेते हैं, वो अलग बात है। कप्तान हमारे उनको यूटिलाइज़ कर ही नहीं सके वर्ल्ड कप में, लेकिन आपने देखा उससे पहले एशिया कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी। ओवरऑल इंडिया वाले मैच में याद होगा आपको, फाइनल में जब उनको बॉल दिया गया तो कितनी अच्छी बॉलिंग करी थी। आपके प्रीमियम बॉलर से अच्छी बॉलिंग फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर कर रहा था।
फिर आ जाते हैं फैसल अकरम। फैसल अकरम भी अच्छा बॉलर है, बट मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, अगर आप फैसल अकरम को डाल रहे हैं अबरार अहमद के साथ, तो मुझे ये लगता है कि आपका पहले हक जो बनता था वो सुफियान मुकीम का बनता था, क्योंकि सुफियान मुकीम को आप बहुत टाइम से अपने साथ ट्रैवल करा रहे थे, अपने साथ साथ रख रहे थे। और सुफियान मुकीम जो है वो एक पूरा मंझा हुआ बॉलर है, वो एक जो कहते हैं ना पक्का दाना है सुफियान मुकीम, वो लाजमी होना चाहिए था इस स्क्वाड में। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे हारिस रऊफ साहब। इनकी ओडीआई में वापसी हुई है। खैर हमारा तो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये हमारा पहला ही मैच है, अब स्टार्ट होगी सीरीज। ओडीआई में इनकी वापसी हुई है हारिस रऊफ साहब की। देखना ये होगा कि ये डेथ ओवर में अब कितने रन खाते हैं, क्योंकि पहले वाले रिकॉर्ड तो इनके बहुत बहुत एक्सट्रीम है, तो हो सकता है ये उनको तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। फिर आ जाते हैं हुसैन तलत। हुसैन तलत उन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, और वनडे का तो हुसैन तलत बहुत अच्छा प्लेयर है। हुसैन तलत हो गया, तैयब ताहिर हो गया। तैयब अब वो मुझसे बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे कि तैयब ताहिर पर, बट तैयब ताहिर बहुत इन कंडीशंस के लिए और इन फॉर्मेट के लिए तैयब ताहिर बना है। और फिर हुसैन तलत आ जाते हैं। फिर मास सदाकत। मास सदाकत को चांस दिया है। मास सदाकत में वो पोटेंशियल भी है, आपने देखा होगा अभी जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था अंडर 19 का राइजिंग स्टार वाला एशिया कप, या उससे पहले वर्ल्ड कप, उसके बाद सॉरी वर्ल्ड कप, तो एक आपको पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आई थी, मास सदाकत के ऊपर आपको प्रेशर नज़र नहीं आया जब जब उन्होंने बड़े मैचेस खेले, ख़ास इंडिया वाला मैच, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का यही होता है कि जब इंडिया वाला मैच आता है तो कहीं ना कहीं ये डरे हुए होते हैं, हाथ पांव काँप रहे होते हैं, तो वहाँ ये लैग कर जाते हैं। बट मास सदाकत की आपने बैटिंग वर्ल्ड कप में भी देखी, राइजिंग स्टार एशिया कप में भी देखी, बल्कि उन्होंने एक 100 भी लगाया था इंडिया के खिलाफ। पूरा प्रेशर से हट के खेलते हैं, बिल्कुल बहुत क्लासिकल बैटर है मास सदाकत। फिर आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर। फिर आ जाते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनको T20 टीम में भी होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रीमियम बॉलर्स थे उसके अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे मोहम्मद गाजी गौहरी विकेट कीपर। ये मोहम्मद रिजवान का बैकअप विकेट कीपर है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान के होते हुए मोहम्मद गाजी गौहरी को एक भी मैच मिलेगा बांग्लादेश में, क्योंकि 3 मैच की आपकी सीरीज़ है, मुश्किल होगी इनको। एटलीस्ट आपको इनको एक मैच देना चाहिए, भले चाहे सीरीज़ का कोई भी रिज़ल्ट हो, बट गाजी गौरी को एक मैच एटलीस्ट आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि हम बैकअप पे विकेट कीपर अपने तैयार ही नहीं कर रहे। हमने कभी विकेट कीपर बैकअप पे तैयारी नहीं करे, ना T20 में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट में। आप देखो सिर्फ तीनों फॉर्मेट में एक ही कीपर हमारा हमेशा से कीपिंग करता आ रहा है, ये पिछले कुछ 3-4 सालों में, वो मोहम्मद रिजवान है, और कंसिस्टेंसी के साथ कीपिंग करते हुए आ रहे हैं। वो कीपर बुरे नहीं है, बट अगर मोहम्मद रिजवान गया तो उसके पीछे कौन है? सिर्फ मेरा कंसर्न ये कि अगर मोहम्मद रिजवान भाई आज से 15 साल बाद, अगर आप लोग कहते हो कि 15 साल बाद रिटायर होता है, हालांकि 15 साल तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, कि मिसाल के तौर पे अगर मोहम्मद रिजवान 15 साल बाद रिटायर होता है, 15 साल कीपिंग करके चले जाते हैं, भाई वो 15 साल उन्होंने हमारे अच्छे कर दिए, अब आगे के 15 साल कौन अच्छा करेगा? तो उसके लिए आपको एक एज ए विकेट कीपर हर फॉर्मेट के लिए तैयार करना होता है और रखना होता है, जो हम नहीं कर पाया। बट मैं उम्मीद यही करता हूँ कि एटलीस्ट गाजी गौरी को एक एक आधा मैच मिले, और इनको भी पूरा चांस मिले। साद मसूद, साद मसूद के पर भी हम बात करेंगे। साद मसूद, और फिर साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, और शमाइल हुसैन। अब जो साद मसूद आए हैं ना हमारे वनडे स्क्वाड में बांग्लादेश के लिए, मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी लगी, क्योंकि आपने उनको पाकिस्तान से बहुत जल्दी खिला दिया। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, 6-7 प्लेयर हैं, 5-6 प्लेयर आई थिंक, जो पाकिस्तान से अभी तक उन्होंने डेब्यू ही नहीं किया, उनको पाकिस्तान की कैप अभी तक मिली नहीं है मेंस टीम की। तो पाकिस्तान 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो अनकैप्ड प्लेयर लेके जा रहा है पाकिस्तान,
ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश की। खैर ये सोचना होगा, बट हाँ अभी हम बात करते हैं साद मसूद के ऊपर। साद मसूद को अभी बहुत जल्दी खिला दिया पाकिस्तान ने। अभी नहीं बनते थे साद मसूद, क्योंकि साद मसूद का कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं है। सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, आई थिंक 3, मुझे सही याद नहीं, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। बट साद मसूद का कोई फर्स्ट क्लास का एक भी मैच नहीं है। लिस्ट ए के आई थिंक सो 3 मैचेस हैं उनके, बट फर्स्ट क्लास का उनका एक भी मैच नहीं है। साद मसूद ने फर्स्ट क्लास में एक भी मैच नहीं खेला। तो साद मसूद के लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि अब हमारा काम ही हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उनका काम ही यही है कि प्लेयर को ला के बिगाड़ना और उसको बाहर रख देना, ताकि वो फिर कभी पाकिस्तान से खेल ना पाए। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, और नाम लेना पे आऊँ तो शायद सुबह हो जाए। लेकिन अभी जो करंट टाइम के प्लेयर्स थे हमारे, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम, उसामा मीर, क्या बॉलर थे उसामा मीर, क्या बॉलर थे। आकिफ जावेद नहीं है इसके अंदर, इस स्क्वाड के अंदर। वो बेचारा आकिफ जावेद न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बॉल करी, और सबसे अच्छी बॉल करने के बावजूद जब वो न्यूजीलैंड से वापसी आए तो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो लड़का परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान में रुकने के लायक नहीं है, ऐसा चीफ सिलेक्टर्स का सोचना है। मुझे ऐसा महसूस होता है। जो आपने वनडे और T20 क्रिकेट को मिक्स करा हुआ है, बाबर को ड्रॉप करा, फ़खर आए, अब सही है वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, फ़खर ने बहुत ज़्यादा अब इंजरी भी कैरी करना शुरू कर दी है, बट आपने बाबर को ड्रॉप करा, साइम अय्यूब को ड्रॉप करा, और ये बनते नहीं थे। बनता आपका असली में शादाब भी ड्रॉप है, और अच्छी बात है वो ड्रॉप हैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप होने चाहिए। हालांकि तीसरा फॉर्मेट खेलते नहीं, वो जानबूझ के ही नहीं खेलते, वो खेलना ही नहीं चाहते। बट आपके शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो कैप्टन हैं। और मुझे तो उस दिन से डर लग रहा है जब हम कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होंगे, और बड़े मैच में जब शाहीन अफरीदी कोई बोंगियाँ मारेंगे अपनी तरफ से, कोई ऐसी डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री देखी होगी लास्ट के, शाहीन शाह अफरीदी को 1 या 2 छक्के लगेंगे तो वो तीसरा चौथा कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनके लिए, कि वो बोलते हैं 2 लग गए, अब तीसरा चौथा आप मुझे मारे बिना नहीं जा सकते। और जब एक बॉलर डेथ ओवर में, लास्ट ओवर में किसी 28 रन चाहिए हो और वो उसको डिफेंड ना कर सके, ऑलमोस्ट चेस करवा दे वो 28 रन, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस बॉलर को आप लीडरशिप दे सकते हो, और उसके डिसीजन क्या रंग लाएंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ख़तरनाक होगा, देखने के भी काबिल नहीं होगा। जिस तरह हमारी T20 की हालत हो चुकी है, अब ये शाहीन शाह अफरीदी साहब इधर भी यही हालत करेंगे, क्योंकि हमने शाहीन शाह अफरीदी की देखी है लास्ट में यार, बहुत गंदी परफॉर्मेंस है, बहुत गंदी परफॉर्मेंस है। अगर आप वो एक इंग्लैंड वाला मैच अगर आप निकाल दें ओवरऑल वर्ल्ड कप का, तो पूरा वर्ल्ड कप गंदा है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं वो तो नमीबिया के खिलाफ, अरे नमीबिया के खिलाफ भी अगर वो नमीबिया के खिलाफ अगर वो 30 रन 25 रन 28 रन दे के अगर वो 2-1 विकेट ले रहे ना, तो वो अच्छा साइन नहीं है। आपको छोटी टीम्स के खिलाफ तो फिर पूरा डोमिनेट करना चाहिए ना। इतने तो आप बड़ी टीम के नहीं खिलाफ खाते ना। अगर ये बड़ी टीम के खिलाफ कर दो ना, आप 30 रन दे के 2 विकेटें 1 विकेट ले ली, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आप नमीबिया, यूएसए और नेदरलैंड जैसी साइड्स को अगर आप 30 रन दे के एक आधा विकेट लेते हैं, तो वो आपका अच्छा दिन नहीं है, वो भी बैड डे ही था। तो पाकिस्तान ने इसके अंदर लूप होल्स बहुत छोड़े हैं, और अब एंड ऑफ द एंड होगा यही कि ये बहुत गंदी प्लेइंग 11 खिलाएंगे बांग्लादेश में। बाबर को होना चाहिए था टीम में, आपकी साइम को भी होना चाहिए था टीम में, बट अब ये बांग्लादेश में बहुत गंदी प्लेइंग 11 खिलाएंगे, और जिसके रिजल्ट्स अब हमें आगे नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।